जिनको थोड़ा बेसिक में दिक्कत आ रही है, तो बेसिक बेसिक चीजें एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको ज्यादा डाउट्स आए। ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टार्टिंग से लेकर अब तक अगर आप रिवाइज भी करो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा जब आप रिवाइज करो, चाहे नीट के बेसिस पर या फिर यहाँ के बेसिस पर, तो इन चीजों पर आपको यहाँ पर फोकस करना है, इन चीजों पर आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है। ठीक है ना? डरने की 1% टेंशन नहीं है। पहली बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कल मेरे पास कुछ बच्चों के फोन आए। अब वो बोले सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर मुझे वो समझ में नहीं आया। मैंने पता है सबसे पहले उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि बेटा आप एक काम करो। 4-5 क्वेश्चन मैंने बेसिक बेसिक पूछे। क्वेश्चन पूछने के बाद में कई बच्चों ने क्या किया, आंसर नहीं कर पाए जो बेसिक बेसिक चीजें थी। तो इसका रीजन पता है क्या था? उन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट किया कि सर आपने अगर मुझे आज पढ़ने को बोला था ना सर, मैं थोड़ा सा आलस कर गया, मैं 2 दिन बाद पढ़ा या 3 दिन बाद में पढ़ा। तो बेटा अगर आपकी ये आदत है ना कि आज जो पढ़ाया आज अच्छे से नहीं पढ़ा, 2 दिन बाद में पढ़ रहे हो और फील कर रहे हो हाँ हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तब है, मैं मेरा टाइम तब दूंगा अगर जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ रहे हो। और तुम्हें कैसे पढ़ना है? आज जो पढ़ाया आज के आज ही सारे क्वेश्चंस दोबारा करने होते हैं, सारे क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज करने होते हैं, नोट्स पढ़ने होते हैं। अभी भी बता रहा हूँ, किसी को भी अगर फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा डर लग रहा है या दिक्कत आ रही है, वैसे तो काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा कंसेप्चुअली मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। रेफरेंस बुक यूज नहीं करनी। हो सकता है किसी भैया ने या किसी दीदी ने आपको बोल दिया हो कि ये रेफरेंस बुक यूज करो, ये रेफरेंस बुक यूज करो, नहीं करनी भाई। अभी करनी होगी तो बाद में करना, अभी आप एबीसीडी सीख रहे हो। आप खुद सोच लो, बचपन के अंदर जब पढ़े थे तो एबीसीडी से स्टार्ट किया था, एबीसीडी से स्टार्ट किया था, उसके बाद में जाके दूसरी चीजें आपने पढ़ना स्टार्ट करी थी। डायरेक्टली आईएलटीएस टॉफेल इसकी तैयारी करना स्टार्ट नहीं कर दी थी आपने बिना एबीसीडी पढ़े। तो ये एबीसीडी बेसिक से इनमें कॉन्फिडेंस गेन करो। जब आप खुद से तृप्त हो चुके होंगे ना कि यार अब मैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो, मुझे दिमाग लगाने नहीं पड़ रहा, ये तो ऐसे झट से कर लेता हूँ, तब आप फिर मुझसे पूछना क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? उसके पहले आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ ना कुछ गलत करोगे, आंसर गलत बताओगे। 1 AMU की पूछी मैंने वैल्यू किसी बच्चे से, 1 AMU की वैल्यू गलत बता रहा है, जबकि मैंने बोला था कि भाई खुद का नाम भूल जाना मगर ये मत भूलना। अब ऐसी ऐसी चीजें अगर तुम भूल जाओगे तो कैसे होगा? मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, अब आपको वो बताता हूँ जिससे आपका एक बार में पूरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो। क्योंकि अब ये देखो, बच्चा टाइप भी कर रहा है और गलत टाइप कर रहा है, गलत बता रहा है वैल्यू। तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि जिसको थोड़ा सा डर लग रहा है उसका डर थोड़ा खत्म हो जाए। कुछ डाउट्स हैं जो सभी के कॉमन होते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपने मैटर की क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था, फिजिकल स्टेट्स हमने डिस्कस की थी। फिजिकल स्टेट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का जो डिफरेंशिएशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना ही है आपको। इसमें भी अपन ने कंसेप्ट सीखा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से टेंडेंसी जो होती है फिजिकल स्टेट की वो क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन और लिक्विड से गैसियस कन्वर्जन। इसी तरीके से प्रेशर का बताया था, प्रेशर का क्या रिलेशन था, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर गैस से लिक्विड में जाने की टेंडेंसी थी और लिक्विड से सॉलिड में जाने की टेंडेंसी थी, ये हमारे पास में रिलेशन था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के बीच डिफरेंशिएशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट कंपाउंड ये सब मैं आपको बताया था, फिर भी बता देता हूं, जैसे किसी को डाउट होता है कि सर इसको एलिमेंट बोलेंगे एटम बोलेंगे। बेटा एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब का मतलब क्या है? मैंने लिख दिया एलिमेंट, मैंने बोल दिया एटम, मैंने बोल दिया एटम, मैंने बोल दिया मॉलिक्यूल, मैंने बोल दिया कंपाउंड। एटम मतलब अकेला सिंगल, ये मेरे पास मान लो ओ है। एलिमेंट, अब किसी को डाउट होता है सर ये एलिमेंट है कि नहीं है, बेटा एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम से मतलब नहीं होता। मैं अगर P4 बोल रहा हूँ ये एलिमेंट ही है, अगर मैंने बोला S8 तो बेटा ये एलिमेंट ही है। एलिमेंट को उससे मतलब नहीं होता कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स। एलिमेंट को सिर्फ इससे मतलब है कि भाई उसके जैसे ही होने चाहिए सारे दिखने वाले। अगर कोई अलग दिखने वाला होगा तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं P4 भी बोल सकता हूँ, S8 भी बोल सकता हूँ, इवन कार्बन भी बोल सकता हूँ। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर उसको मतलब नहीं है,
कंपाउंड को क्या होता है, कंपाउंड को मतलब होता है कि भाई उसके साथ में एक और कोई होना चाहिए जोड़ीदार, एक हो या उससे ज्यादा हो, एक और कोई तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा साथ वाला वो अलग होना चाहिए, उसके जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब जैसे सीओ हो गया, CO2 हो गया, अलग अलग हो गए, एक जैसे दिखने वाले नहीं। मॉलिक्यूल को उससे मतलब नहीं हो, मॉलिक्यूल को तो बस इससे मतलब है कि भाई कोई भी हो, बस साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। तो मैं O2 को भी बोल सकता हूँ, CO को भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया कुछ। इसके बाद मिक्सचर अपन स्टार्ट किए थे, कई स्टूडेंट ने क्या किया होगा, मिक्सचर के ऊपर ही पूरी PhD कर ली होगी। होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा, दोस्तों में डिस्कस कर रहे हैं, बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रख लो, ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें समझने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आप ही कंफ्यूज हो। ये तो मैं आपको बता ही चुका था। ये देखो, ये बेसिक SI यूनिट्स तो आपको पता ही थी। डराइव्ड यूनिट्स जो है ना, डराइव्ड यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जब रिवाइज करो तब भी आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती से भी मत भूलना, क्योंकि आगे जाके भी कई बार यूज होगा, और ये आपको अभी भी याद होना चाहिए। कन्वर्जन के बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया था, वो शॉर्ट ट्रिक कैसे थी वो आप एक बार नोट्स रिवाइज करना, खुद से कंक्लूड करने की कोशिश करना। सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी में 1 AMU की वैल्यू आ रही है, देख लो, ये ध्यान रखना है। जिसको 1 kg जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट ही है मतलब। ऐसे ही 1 AMU को इन टर्म्स ऑफ केजी क्या बोल सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन में तो एक भी नहीं भूलना आपको। एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, सब इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना है। क्वेश्चंस दोबारा करो इनके। मोल स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी, कोई पूछ रहा है सर एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं क्या? बेटा मूल कंसेप्ट की तो रीड करनी ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें करोगे तो आपकी नॉलेज के लिए, मगर ये मत सोचना इसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा। मगर मेरा तो कहना है कि अभी मत करो, चैप्टर हो जाए उसके बाद में आप करो, मॉड्यूल हो जाए, रेस हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद में आप एनसीईआरटी करो। मोल क्या होता है? मोल एक नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटीज, इसको वन मोल बोला था। Na हो गया ये अपने पास में, ठीक है ना। इसी मोल के अलग अलग नाम थे, मोल तो एक नंबर था, हमें पता नहीं था कि भाई वो किसके मोल है। आर्यन मेरे भाई, आप बोल रहे हो बार बार सर लेक्चर के वीडियो चले गए हैं, तो बेटा आप एप्लीकेशन खोलोगे ना तो उसके अंदर कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में डेट डालना, कौन से डेट के आपको वो लेक्चर्स या फिर PDF चाहिए, फिर उसके बाद में आपको नजर आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। एंटिटीज का मतलब क्या होता है? एंटिटीज मतलब कुछ भी, जिसकी गिनती कर रहे हो, गिनती तो किसी की भी कर सकते हो आप, पेन की, कॉपी की, मार्कर की, मार्कर की, किसी भी चीज की आप कर सकते हो गिनती या काउंटिंग। तो बस वो जिसकी काउंटिंग कर रहे हो ना, ये वही है एंटिटीज, ठीक है ना। तो एंटिटीज, अब केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में अपन एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इसके बारे में बात करते हैं। तो एंटिटीज कैन बी एटम, मॉलिक्यूल, आयन और एनीथिंग। बस मोल क्या होता है? मोल कुछ भी नहीं है, बस एक नंबर है। इतने नंबर की किसी भी चीज को गिनती करोगे वो एक मोल होगा। आगे बढ़े भाई, किसके ऊपर डिफाइंड है? एटॉमिक मास अपन ने पढ़ा, एटॉमिक मास किसके ऊपर डिफाइंड है? एटॉमिक मास AMU से डिफाइन करते हैं। और AMU किसके बेसिस पर डिफाइन होता है? AMU अपन ने कार्बन C12 को रेफरेंस लिया था। रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ नंबर होता है, एटॉमिक मास। अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं, मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, बोल देते हैं सर 12 ग्राम। बेटा इतनी मेजर गलती नहीं करनी है। आप खुद देखोगे ना, नीट के अंदर क्या है कि एक एक नंबर से इतना ज्यादा रैंक का वेरिएशन होता है, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, एक नंबर से रैंक आपकी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो आप इतनी सिले मिस्टेक कर दोगे कि सारे कंसेप्ट आपने इतने अच्छे से समझे, अब आपने क्वेश्चन के अंदर इतना सा ध्यान नहीं दिया कि उसने एटॉमिक मास पूछा था या ग्राम एटॉमिक मास पूछा था। अब उसने पूछा था एटॉमिक मास, आप लिख दिए 12 ग्राम। तो कितना ब्लंडर कर दिया, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों मिलेंगे, 12 AMU भी मिलेंगे, 12 ग्राम भी मिलेंगे, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे क्या गलती करते। कार्तिक लिख रहा है 12 ATM। वेरी गुड कार्तिक, दैट्स द स्पिरिट। 12 ATM हो गया कि मेरे भाई? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी AMU में ही आएगा,
किसी को डाउट होता है सर मॉलिक्यूलर मास एमयू कब लिखना है, ग्राम कब लिखना है? बेटा मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। पहले तो आप एमयू की इज्जत करो, एमयू की वैल्यू को याद करो, उसको फील करो कि कितना छोटा है। इसका मतलब कभी भी अगर मैं बहुत छोटे पार्टिकल का मास बताऊंगा तो बहुत छोटा सा मास होना चाहिए, यानी कि एमयू में होना चाहिए। तो अगर मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास मतलब एमयू वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का, वो तो बड़ा सा मास होगा, वो ग्राम में आता है, वो बड़ा सैंपल है, उसको देख सकते हो। बाजार में गए केसर भी खरीदते हैं तो 2 ग्राम 3 ग्राम इतनी कम कम क्वांटिटी की भी केसर आप देख सकते हो। तो जब 2-3 ग्राम को भी आप देख सकते हो तो 12 ग्राम 25 ग्राम 44 ग्राम इसको तो देख ही सकते हो ना। अच्छा अच्छा, ऑटो करेक्ट होके एटीएम हो गया था, चल ठीक है फिर तो भाई, माय मिस्टेक। एक्चुअल मास, अब मेरी बात सुनो, जो मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो मॉड्यूल के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो बेटा आप सुनना उसके बाद ध्यान से, किसी को उसी में लाइन से डाउट होंगे, यूरेनियम 238 वाला क्वेश्चन भी होगा, है ना, CH4 का भी होगा। तो आप उसकी इंग्लिश समझो पहली बात, कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। जिसने मॉड्यूल देखा होगा उसको याद होगा क्या ऐसा क्वेश्चन था। तो बेटा अ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास आपको बताना है। जब एक मॉलिक्यूल का मास बता रहे हो तो वो एमयू वाली टर्म यूज करनी है। अब ऑप्शन देखो, जब ऑप्शन देखोगे तो उसके अंदर क्या था, आपके पास एमयू की टर्म्स में नहीं था, उनकी एक्चुअल वैल्यू दिख रही थी। इसका मतलब आपको उसके अंदर उस एमयू की एक्चुअल वैल्यू को पुट करना है और उसकी फॉर्म में आपको आंसर करना है। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन बोल दिया तो हम कंफ्यूज है, तो उस पर Cl2 कंसिडर करो, क्योंकि वो उसका स्टेबल फॉर्म होता है। एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन मतलब 71 AMU के अंदर AMU की एक्चुअल वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें सब क्लियर थी अपन को। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर अपन देखो अब अगर IIT की बात करेंगे ना, तो जो फॉर्मूला था अपने पास मोल का वो था V/22.4। मगर ये एनटीपी और एसटीपी पर दो तरह के रिलेशन आते हैं अपने पास में। जो कैलकुलेशन पहले 22.4 आ रही थी वही कैलकुलेशन 22.7 भी आती, एनटीपी पर 22.4, एसटीपी पर 22.7। तो दो फॉर्मूले होने चाहिए इस तरीके से। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में एनटीपी पूछा है या एसटीपी पूछा है, उसके हिसाब से आप 22.4 या 22.7 डिसाइड करो। सर आपने तो ये बताया नहीं, तो बेटा ये बात मैं तब की कर रहा हूँ अगर आप आईआईटी में होते। आईआईटी के अंदर तो ध्यान रखना पड़ता है कि एनटीपी या फिर एसटीपी यानी फॉर्मूला क्या यूज करें, क्योंकि उनके अंदर तो ऑप्शंस भी एकदम पास पास में होते हैं। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में अपन इसको ज्यादा डिफरेंस कंसिडर नहीं करते, इसको लगभग बराबर का ट्रीट कर लेते हैं, एनटीपी एसटीपी बराबर ट्रीट कर लेते हैं अपन। और बराबर ट्रीट कर लेते तो फिर अपन सिर्फ 22.4 से काम चलाते, ठीक है ना। तो अब अगर आपको याद होगा तो आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना था। तो वहां पर अगर आपको याद होगा तो 0.0821 इंटू 273 आता था, सीधे मैंने 22.4 लिख दिया। तो क्यों? क्योंकि मेरे को याद है यहाँ से जब अपन ने डराइव किया था तो यहाँ से 22.4 आ रहा था। तो ये भी ध्यान रख लेना, कई क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन इजी करे। क्या चीज? कि 0.0821 का मल्टीप्लीकेशन 273 से अगर अपन करेंगे तो ये 22.4 अपन को देने वाला है। अब अब कई बच्चे, उनको फिजिकल स्टेट मैंने पूछा कल कि बेटा बताओ ये फॉर्मूला कौन से फिजिकल स्टेट के लिए यूज होगा, गलती कर दी। पहला वाला किस में होगा? तीनों में। दूसरा वाला तीनों में। आखिरी वाला सिर्फ गैस में। ये तो मैं समझा ही चुका था। अब किसी को डाउट था सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सर इसमें कंफ्यूजन होता है। ये एक सबसे बेसिक कंफ्यूजन मैं आपको बताऊं, सबसे बेसिक कंफ्यूजन आपको क्या होता है पहले ही बता देता हूँ चलो। और अभी देखना इतने सारे बच्चे जो है वो बोलेंगे सर मुझे भी होता है। किसी को डाउट होता है सर ये कब करना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू एन। और सर ये कब करना है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एन। सर दोनों में से कौन सा रिलेशन कब यूज करना है? किस किस को इसमें डाउट है कि यार दोनों में से कौन सा रिलेशन कब यूज करना है? कुमार मंगलम रो, अरे वाह सर, क्या डाउट आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।
कईयों को तो मजा आ गया होगा यार, ये डाउट सर ने बढ़िया अच्छा डिस्कस कर लिया। और कई बच्चे बोल भी रहे सर मुझे भी इसमें तो डाउट है, मेरे को मुझे हल्का सा सर मुझे इसमें डाउट है। कई बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे डाउट है इसमें। तो बेटा आप लोगों को डाउट है ना, तो मेरी बात सुनो। एक चीज तो आप ये सोचना बंद कर दो कि आपके जो डाउट्स हैं वो, मतलब आपको परेशान नहीं होना। पहली बात तो आपके जो डाउट्स हैं वो सबके होते हैं, क्योंकि आप तो खुद अकेले पढ़ रहे हो। आपको लगता है कि मेरे डाउट से इतने डाउट आ रहे हैं, यहाँ डाउट आ रहा है, वहां डाउट आ रहा है। पर बेटा डाउट तो सारे मेरे पास ही आ रहे हैं ना। तो हमें तो ऑब्वियसली हर साल की कहानी हमें तो पता ही होता है कि कहाँ पर डाउट आ सकता है, कहाँ पर नहीं आ सकता। तो आप कभी ये मत सोचा करो कि आपको चलक चल रहा है। आपके वही डाउट्स आते हैं जो सबके आते हैं। अब आपका डाउट ये होता है या टास्क ये होता है कि आपको क्लियर करनी है डाउट्स जो भी है। ये डाउट में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिसका भी इसमें डाउट है एक ही लाइन में बता रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन लो ध्यान से। पहली बात तो अपन ने यहाँ मोल नहीं लिखे। किसके मोल? ऊपर आएंगे मोल एटम के और नीचे आएंगे मोल मॉलिक्यूल के। एक ही बार में समझा रहा हूँ, एक ही बार में समझ आ जाएगा। इसके बाद कभी डाउट आएगा ही नहीं, कंफ्यूज हो गई। अगर आपको क्वेश्चन में एटम के मोल गिवन है और उसी के ये नंबर पूछे हैं, तो एटोमिसिटी सोचना भी नहीं है, इनटू एन कर। मतलब जिसके मोल गिवन है अगर उसी के नंबर पूछे हैं तो किसी में भी सीधे इनटू एन करने से आंसर आ जाएगा। एटोमिसिटी का नाम भी नहीं आएगा कहीं पर भी। अगर आपसे क्वेश्चन में मोल तो किसी और के दिए हैं मगर नंबर किसी और के पूछे हैं, मतलब मोल तो दे दिए CO2 के, नंबर पूछे कार्बन के, ऑक्सीजन के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, एक को दे के किसी दूसरे को अगर पूछ रहे हैं तो एटोमिसिटी का रिलेशन आए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर मोल तो किसी और के दिए हैं और नंबर किसी और के पूछ रहे हैं तब एटोमिसिटी का रिलेशन आएगा। और अगर जिसके मोल दिए हैं उसी के नंबर पूछे हैं तो कुछ नहीं करना, इनटू एन। ये किस किस को समझ में आ गया? जिसके डाउट थे किस किस का क्लियर हो गया ये डाउट? अभय का डाउट क्लियर है, आलोक का डाउट क्लियर है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो घर पे। कैलकुलेशंस में आप वीक होते हो, टाइम ज्यादा लगता है। इतने सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ तो फायदा हुआ इसको डिस्कस करने का। क्लियर? इतने सारे बच्चों को क्लियर हो गया डाउट, अब बताओ। बहुत बढ़िया। जैसे मान लो कि मैंने बोला CO2, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने को बोलना बेटा। मैंने बोला CO2 2 मोल, और मैंने बोला मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ। तो बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिख दिया। अब एटोमिसिटी वाला रिलेशन कब आएगा? मैंने मोल तो CO2 के दिए और पूछ ऑक्सीजन कर रहा हूं, सेकंड वाला रिलेशन आएगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं बोलता कि ऑक्सीजन के 2 मोल है उसके नंबर बताओ, ऑक्सीजन के 2 मोल है उसी के नंबर बताओ, तो बताओ फर्स्ट वाला रिलेशन आता कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला रिलेशन आता। ये क्वेश्चंस थे हमारे पास में, ये सॉल्व किए थे अपन ने। वाटर के लिए ध्यान रखना इसी तरीके से। वाटर के अंदर हमारे पास रिलेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपके पास। इसका मतलब फर्स्ट वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में करेंगे, फोर्थ में करेंगे, और इवन इसके बाद वालों में तो इंटू एन भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के क्वेश्चंस हैं कुछ। आज मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं मैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारी चीजें जो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस में आज आपको पूरा रिवाइज करवा के एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये पूरी की पूरी चीजें दोबारा से पढ़नी है, प्रैक्टिस करने हैं। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कल से दोबारा से अपन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वाटर में आता है जैसे डाउट, या गलती कर सकते हो। वाटर के केस में अब ध्यान रखना, जब भी H2O लिक्विड लिखा होगा, वाटर लिखा होगा, तो पहली बात तो H2O लिक्विड ही होता है, ठीक है ना? तो ये मत करना, गलती से भी कर देते हैं अपन। भाई बच्चे ही तो है, नादान है, हो जाती है गलती, और आपकी नहीं सबकी होती है बेटा। आप तो फिर भी 11वीं में हो यार, आप तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभी अभी आए हो। बच्चा तो 12वीं में क्या 13वीं में भी आ जाता है ना, मतलब रिपीट भी करता है, तो भी ये गलतियां करता है।
आप तो अब पढ़ रहे हो यार, आपको तो टेंशन लेनी नहीं है, आप तो हमेशा पॉजिटिव रहा करो, आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कभी ये मत सोचना कि आप, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो जितने साल से पढ़ रहा है उसको उतना ज्यादा आता हो। जब भी वाटर का रिलेशन है तो वाटर के केस में आपको डेंसिटी के थ्रू ही सॉल्व करना है, मतलब 1 ग्राम/ml, ये गलती नहीं करनी है आपको। ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन, ये सब करवा चुका था मैं आपको, सारे क्वेश्चंस दोबारा करने हैं आपको। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डेंसिटी, डेंसिटी में भी कोई डाउट नहीं होता वैसे तो। डेंसिटी के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। थैंक यू मुजम्मिल। बेटा डेंसिटी में क्या था, डेंसिटी के अंदर मास बाय वॉल्यूम तो आपको आता ही था। एक रिलेशन और पढ़ा था अपन ने एनटीपी एसटीपी पर, एनटीपी एसटीपी पर, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 22.4। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, किसी के एक डाउट था, सर क्या डेंसिटी का रिलेशन या सर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ एनटीपी एसटीपी पर ही वैलिड है क्या, सिर्फ एनटीपी एसटीपी पर ही वैलिड है क्या? बेटा अगर 22.4 का नाम आ गया तो एनटीपी एसटीपी है, मगर वेपर डेंसिटी के अंदर कहीं भी 22.4 नहीं आ। वेपर डेंसिटी अगर याद करोगे ना, तो वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है देख लो, क्या यहाँ पर 22.4 आया क्या? नहीं आया। मुझे बताओ इसके आगे वाले में कहीं पर भी 22.4 आया क्या? नहीं आया। जब 22.4 नहीं आया, इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर वो आ सकता है, यूज कर सकते हो। तो किसी के ये जो डाउट था वो भी मैं आपको एक बार में क्लियर कर रहा हूँ। जहां 22.4 का नाम लोगे वहां पर एनटीपी एसटीपी की बात करेंगे अपन। ये मैं करवा ही चुका था आपको, वाटर वाला क्वेश्चन निकल गया, वो करना दोबारा मेरे भाइयों। परसेंटेज कंपोजिशन कुछ भी नया नहीं है, ये तो आपको पहले से ही आता था। 22.4 वाला रिलेशन वी बाय, बेटा जब गैस होती है और मोल निकालने होते हैं तब अपन वी बाय 22.4 करते हैं। कार्तिक पूछ रहे सिर्फ गैस के लिए क्यों डील कर रहे हैं सर अपन यहाँ पर, क्योंकि बेटा मेनली अपन जो है ना फिजिकल स्टेट गैस के बारे में बात कर रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट था इसमें, जिसमें एटॉमिसिटी अपन 1 कंसिडर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अननेसेसरी टाइम मैं भी खराब नहीं करूंगा, कैलकुलेशन पार्ट था इसमें, कोई बात थी नहीं। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में आ गया था, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर के अंदर अपन डिस्कस किए थे, मुझे बताओ कौन बड़ा था, एम्पेरिकल बड़ा था कि मॉलिक्यूलर बड़ा था? मॉलिक्यूलर बड़ा था। तो रिलेशन क्या था अपने पास में, 2 स्टेप में अपन आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पर। रिलेशन ये था हमारे पास में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर एक्स लिखा था मैंने, यहाँ पर एक्स जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल सेम हो जाएगा। इफ एन इज इक्वल टू 1 तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि अमोनिया CH4, ये सारे की सारी चीजें अपने पास सेम सेम होगी। मतलब इसमें एम्पेरिकल भी वही आएगा, मॉलिक्यूलर भी वही आएगा। हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके अंदर आपको क्वेश्चन में पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपने कैलकुलेट किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है ऐसा कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम सेम। ये क्वेश्चंस करवाए थे मैंने कुछ। अब एक काम करो, ये पूरा रिवाइज करो आप लोग आज, और मैं नेक्स्ट लेक्चर से दोबारा से आपको सारी चीजें दोबारा से, अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। आज आज का दिन मैं दे रहा हूं आपको, सारी चीजें दोबारा से करो ताकि कॉन्फिडेंस गेन हो। मैंने रिवाइज करवाया आज, आपको कर लोगे दोबारा सारे क्वेश्चंस? तो जो नहीं भी पढ़े हैं ना, थोड़ा आगे पीछे कर दिए पढ़ने का तरीका, बाद में पढ़े समझ नहीं आया, उनको आज पूरा दिन